वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश गोल्ड महाकुंभ, जहां पर इस घंटे हम बात करने वाले हैं ज्वेलरी सेक्टर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, और उनके क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से ये अपनी ग्रोथ की राह में आगे बढ़ रहे हैं, और उस राह में जो रोड़े हैं उनका निष्कर्ष क्या है, उसी पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पंकज अरोड़ा, प्रेसिडेंट AIJGF, साहिल मेहरा, डायरेक्टर JGC, और मनोज झा, MD कामाख्या गोल्ड। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। लेकिन तीनों मेहमानों के पास में जाऊं उससे पहले विश्व मोहन, क्योंकि इतनी बारीकी से आप इस पूरे सेक्टर को भी ट्रैक करते हैं, जब आप फील्ड पे जाते हैं तो किस तरह के चैलेंजेस आपको, फर्स्ट 5 चैलेंजेस अगर इस पूरे ज्वेलरी सेक्टर के बारे में समझो, बिकॉज देखिए माहौल यहाँ पे ब्रांडेड प्लेयर्स का भी है, अनब्रांडेड का भी है। आज भी लोग छोटे छोटे सुनार के पास जाना पसंद करते हैं, बहुत बड़ा तबका एक अनऑर्गेनाइज्ड भी है। क्या क्या चैलेंजेस है? जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अभी जो दाम बढ़ गए हैं, हाँ। इस वजह से कीमतों की वजह से उनकी ग्राहकी पर असर होता है, और साथ ही दूसरा उनको इन्वेंट्री मैनेज करना। अब उनके पास ये भी डर है कि इस भाव पर अगर उन्होंने 90,000 95,000 के पास, 1 लाख के पास अगर खरीद के स्टोर कर लिया, तो अगर भाव गिर गए तो फिर ऊंचे उनकी कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगी, उनके मार्जिन पर असर होगा। जो बड़े प्लेयर है, ब्रांडेड प्लेयर है, उनके पास तो इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, रिस्क मैनेज करने के लिए बहुत सारे टूल्स है, हाँ। वो मैनेज करके चलते हैं। हाँ। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर इंडस्ट्री में ये है कि ब्रांडेड प्लेयर्स का दबदबा जिस तरह से बढ़ रहा है, तो छोटे ज्वेलर्स पर काफी ज्यादा असर होता है। बिल्कुल। साथ ही ऑनलाइन ट्रेडिंग, फाइनेंशियलाइजेशन जिस तरह से प्रोडक्ट्स के हो रहे हैं, गोल्ड के प्रोडक्ट्स के, उस वजह से भी उनकी मार है। ऑपरेशन कॉस्ट उनको रखना ही है, नॉर्मल लेवल का उनको इन्वेंट्री भी रखना है। तो ये सारे चैलेंजेस। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के लिए उनको लोन मिलने में दिक्कत होती है। बाकी सेक्टर में जितनी आसानी से लोन मिल जाता है, ज्वेलर्स को उतनी आसानी से लोन नहीं मिलता। ये इस तरह के बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं। हाँ। हम आज कोशिश करेंगे उन्हीं चैलेंजेस पे चर्चा करने की, और एक एक चैलेंजेस से बात करेंगे। सर, आपसे शुरू करेंगे। साहिल जी, आप यहाँ पर B2B हालांकि डील करते हैं, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट को डील करते हैं जो आपके ज्यादातर कस्टमर छोटे ज्वेलर्स होंगे। क्या लग रहा है? तो उनकी बड़ी दिक्कतें क्या है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है इस माहौल में? इस माहौल में सबसे बड़ी तो एक्चुअली ये बोलेंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। भाव बड़े हैं। फर्स्ट Jan-Feb में थोड़ा सा सेल में स्लंप आया था, लेकिन क्या कस्टमर में एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ जाती है कि हमें ये खरीदना है। आगे जाके उनके मन में ये होता है कि जैसे ही भी हो, कोई फेस्टिवल हो या कुछ माइनर प्राइस करेक्शन हो, तो उनको खरीदना है। तो जो जहाँ पे आपने छोटे ज्वेलर्स की बात करी, छोटे ज्वेलर्स में आज भले आप कह सकते हैं वो छोटे ज्वेलर्स हो सकते हैं कि कैपिटल उनका ब्रांडेड ज्वेलर्स के मुकाबले कम हो, लेकिन कहीं पे भी उनकी मेहनत कम नहीं है। हाँ, वो पूरा अपकीप कर रहे हैं, वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा, उस तरीके से पूरे अपने सेक्टर में, अपने एरिया में अपना प्रचार कर रहे हैं। उनकी दिक्कतें डेफिनेटली ये है कि बड़े साइज अगर स्टोर खुलता है उनके साइड में तो कंपटीशन बढ़ता है, लेकिन वो अपनी ज्वेलरी में अपना इनोवेशन डाल रहे हैं, लाइट वेट की तरफ फोकस कर रहे हैं। कस्टमर में रीजनल, जैसे कई बार क्या होता है, एक कम्युनिटी को केटर करते हैं, तो एक कम्युनिटी की कुछ स्पेसिफिक जरूरतें होती है। जैसे भी अक्षय तृतीया है, तो पूरे इंडिया में जैसे साउथ का ट्रेंड टोटल अलग रहेगा, वेस्ट का अलग रहेगा, तो वो आप कौन सी कम्युनिटी को केटर कर रहे हैं, वो पूरा उस पर फोकस करते हैं ताकि उनकी सेल बरकरार रहे। चैलेंजेस हैं, बट देन दे आर ट्राइंग टू ओवरकम इट। ये बहुत इंटरेस्टिंग एंगल आपने बताया कि ऑनलाइन भी वो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन सोने की खरीदारी कितनी पुश हो सकती है? देखिए, ऑनलाइन अभी तक बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हुआ है। हाँ। बट आप समझिए कि कुछ चीज की जब शुरुआत होती है, जब चीजें नहीं होती, हाँ, लाइट वेट भी है अमृता जी। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे ही आप कोई एक सेक्टर में, कोई चैनल में अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं, धीरे धीरे कस्टमर का भी और सेलर का दोनों का तालमेल बैठ ही जाता है। शायद 1-2 साल लगे, लेकिन आगे जाके ट्रेंड हो ही जाएगा। जिस तरह आज की डेट में हम रेस्टोरेंट बिना ऑनलाइन के या खाना बिना ऑनलाइन के मंगा ही नहीं रहे हैं, तो वो ट्रेंड इसमें भी आना कंपल्सरी है। एक कुछ और चैलेंजेस की बात करते हैं। हमारे साथ पंकज अरोड़ा जी भी हैं, प्रेसिडेंट है AIJGF के। यहाँ पर जो कैट का विंग है और छोटे ज्वेलर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पंकज जी, आपकी नज़र में छोटे ज्वेलर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए क्या बड़े चैलेंजेस आप देख रहे हैं? अगर आज की तारीख में देखें तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं हर तरफ से। वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम रहती है ज्वेलर्स को, भाव का जो बड़े ज्वेलर्स है हेजिंग कर लेते हैं, पर छोटे ज्वेलर्स को हेजिंग का इतना नहीं रहता है। MCX में मार्जिन बहुत होता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें अगर कहें तो देश में छोटे ज्वेलर्स के लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स है। और रही बात जैसे ऑनलाइन के बिजनेस की कर रहे थे, तो हमारे साथी ने बिल्कुल सही कहा कि जिस चीज की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे करके वो चीज आगे बढ़ती है। अगर आज से 5 साल पहले बात करें तो लोग गोल्ड को बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं खरीदते थे, लेकिन धीरे 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 करके उसका ग्राफ बढ़ रहा है। और जो ऑनलाइन के शोरूम होते थे, जो ई कॉमर्स में रहते थे, अब वो फिजिकल रूप में
ज्वेलरी मार्केट्स के अंदर पूरे देश में धीरे-धीरे करके खुल रहे हैं। तो कंपटीशन कह लीजिए या बिज़नेस को कह लीजिए, बिज़नेस का ग्रोइंग स्टेज खत्म हो रही है और नीचे की तरफ जाने का टाइम आ गया है। जो अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर हैं, धीरे-धीरे उनका व्यापार कट रहा है। तो पंकज जी, बहुत ही ग्रोथ अगर मैं देखूं तो बहुत ही अनइवन है। बड़े प्लेयर्स जो कि ग्रोथ लगातार आगे उनकी बढ़ ही रही है और जो छोटे प्लेयर्स हैं वो अभी भी चैलेंजेस का सामना मोटे तौर पर कर ही रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट पंकज जी, इस पर मुझे फोकस करना है। बड़े प्लेयर्स के तो कोई सवाल ही नहीं है, उनके पास बहुत सारे विकल्प होंगे, वो काफ़ी सॉर्टेड हैं वहाँ पर। लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट में कहाँ कहाँ लैप्स है और कहाँ कहाँ वो गैप्स फिल करने की ज़रूरत है आपके मुताबिक? देखिए, पहली बात तो रिस्क भी हमारी इंडस्ट्री में 2 तरीके का होता है। एक तो जो फिजिकल स्टॉक होता है, वो दुकान पे होता है, उसका चोरी होने का, या बहुत से छोटे ज्वेलर क्या करते हैं, अपने स्टॉक को साथ में लेकर जाते हैं। या बहुत से होते हैं कि वो स्टाफ के साथ लॉजिस्टिक का यूज़ नहीं करते हैं। बहुत से ज्वेलर्स हैं जो इंश्योरेंस नहीं कराते हैं छोटे-छोटे प्रीमियम की वजह से। और ये सब चीज़ें जो होती हैं, आदमी सोचता है होगा कुछ नहीं, लेकिन जब कभी कोई ऐसा लॉस होता है तो उसको करोड़ों रुपए का स्टॉक उसका चला जाता है। तो छोटे ज्वेलर्स को या मध्यम क्लास के ज्वेलर को इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। पिछले 10 सालों से जब से अवेयरनेस चली है, तब से लोगों को पता लग रहा है, वरना आपने अक्सर देखा होगा कि किसी का कारीगर गोल्ड लेके भाग गया या किसी का कुछ लेके भाग गया। तो ये प्रॉब्लम, रिस्क हमेशा रहता है। दूसरा जो भाव का रिस्क है, जो प्राइस रिस्क है, आजकल डेली 1000 से 2000 रुपए में गोल्ड का भाव का रिस्क है। तो बहुत से जो छोटा ज्वेलर होता है वो एमसीएक्स से दूर रहने में अपनी भलाई समझता है। जबकि जो बड़ा ज्वेलर होता है वो कॉर्पोरेट, वो समझता है कि प्राइस को हेजिंग हमें एमसीएक्स में करनी चाहिए। तो एक मानसिकता का, एक प्रभाव का फ़र्क है, जो उनको जानकारी नहीं है। तो एक छोटा जो उसको सट्टे के रूप मान के एमसीएक्स से दूर रखता है और वो फिजिकल में भाव में लॉस बुक करता है। ओके, चलिए मनोज जी को भी जोड़ते हैं। मनोज जी, आप पिछले कुछ सालों में एसोसिएशन के साथ जुड़े रहे और देश के छोटे छोटे शहरों में गए, छोटे छोटे ज्वेलर्स की दिक्कतें आपने देखी होंगी। आपके हिसाब से कौन से बड़े चैलेंजेस है, कौन से इश्यूज आपको लग रहा है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में हैं और उसे सॉर्ट आउट करना जरूरी है? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। बहुत 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 धन्यवाद आपका। देखिए, छोटे ज्वेलर्स की जो परेशानी है वो तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, एवरी डे एवरी सेकंड। अभी तो जैसे ये प्राइस इतना बढ़ रहा है, सोने की चमक है, सोने की चमक में जो छोटे ज्वेलर्स झुलस रहे हैं। तो ये रोज सुबह जब उठते हैं तो वो प्राइस पहले ये देखता है कितना हमारा रिस्क जो है, कितना हम डूबे कितना चढ़े। क्योंकि रात में प्राइस कुछ होता है, सुबह उठते हैं तो $50 डाउन, $50 अप। तो आज के दिन में ये ज्वेलरी बिजनेस से ज्यादा एक सट्टा बिजनेस जैसा हो गया है। अब इन सब चक्रव्यूह से एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह ही बोलेंगे इसको, खासकर जब से हमारे ट्रंप ने गद्दी संभाली है, तब से हमारे जितने छोटे ज्वेलर्स हैं उनकी प्राइसिंग के लिए सबसे बड़ी अभी परेशानी बढ़ गई है। अब आज आप कोई भी भाव में माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, रात में आप बहुत सारा मीडियम प्लेस, छोटे जगहों पे, वहां पे खरीदारी की उतनी व्यवस्था नहीं होती है, वो बाहर से खरीदते हैं। और जब दूसरे दिन सुबह में वो 10-11 बजे वहां बुक करने जाते हैं सोना, तो तब तक भाव बढ़ गया होता है। तो ये तो बहुत छोटी बात बताई मैंने आपको। आज सबसे बड़ा मार्केट शेयर देखिए, पिछले 10 साल में जब आप मार्केट शेयर देखेंगे ना, तो आज कॉर्पोरेट्स का मार्केट शेयर बढ़ते चला जा रहा है। और अब आज आपको स्थिति बताता हूँ कि जो सिंगल स्टोर ज्वेलर हैं या मल्टी स्टोर में, मतलब 1-2 दुकानें, 3 दुकानें जिनकी हैं, उनका मार्केट शेयर घट के कहीं न कहीं 40-45% के बीच में आ गया है। जो कि आज आज से अगर आप 15 साल पहले देखें तो ये 90% पे था और कॉर्पोरेट बिजनेस का जो है वो 10% था। तो जो इतना बड़ा चेंजेस है, इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अगर यही रफ्तार बढ़ती रही तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि छोटे ज्वेलर्स की तादाद जस्ट बुटीक स्टोर की तरह रह जाएगी। जब आप नीचे स्तर पे जाएंगे, बहुत सारे ज्वेलर वो नाम की दुकान खोल के बैठे हैं, बहुत नीचे स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। अब वो केवल आज जो है इंटरेस्ट का, ब्याज का या कुछ और छोटे मोटे काम करते हैं, जिनका कुछ दिन पहले जो व्यापार अच्छा था। क्योंकि पहले नोटबंदी आई, क्यों तब उनको तकलीफें आई। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नोटबंदी खराब आई, लेकिन उस समय वो इतना डिस्टर्ब हो गए क्योंकि छोटे शहरों में वो कैश का ही लेन देन ये सब आता है। फिर जीएसटी आई है इमीडिएटली, अब उनके पास कंप्यूटर नहीं, 10 तरह की चीजें नहीं, वो उसको इम्प्लीमेंट जब तक करें तब तक आ गई हॉल मार्किंग कंपलसरी। तो जो इतने सारे एवरी
फटाफट जो चेंजेस आ रहे हैं, हम आप बॉम्बे में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, कोई परेशानी नहीं है, वहां हर तरह की सुविधा है और ज्वेलर्स वहां पे काम कर पा रहे हैं। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा बी टायर, सी टायर, डी टायर सिटीज के, वहां पे ज्वेलर्स चाह के भी, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं 100% कॉम्प्लायंट हूँ, थोड़ी भी बेईमानी ना करूं, लेकिन उनकी मजबूरी हो जाती है कि उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं कि वो सही तरीके से ज्वेलरी बेच सकें, वो अपना मुनाफा सही तरीके से सेट कर सकें और सही रेट में बेच सकें। जब वो जाते हैं तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आते हैं, वो लोएस्ट गोल्ड रेट लेके आ जाते हैं। अब वो गोल्ड रेट ले जो जिस भाव में खरीदा उससे नीचे गोल्ड रेट कैसे दे सकता है? गोल्ड को एक तरह का वो केवल कमोडिटी की तरह जब ट्रीट किया जाता है, तब छोटे ज्वेलर को सबसे बड़ी परेशानी होती है। इसी तरह सर्टिफिकेशन की बात है, डायमंड सर्टिफिकेशन। अब जो छोटे ज्वेलर हैं वो डायमंड सर्टिफिकेशन के लिए अगर वो भेजते भी हैं तो वो बड़े शहरों में भेजते हैं या वहां से मैन्युफैक्चर करके भेजते हैं। अब उसमें भी जब दो अलग सर्टिफिकेट होता है तो लोग बोलते हैं कि इसका भाव, अगर EFVVS एग्जाम्पल वो 70,000 में है तो दूसरा बोलता है हम 80,000 में बेच रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेके काफी ज्ञान देने की जरूरत है, काफी सपोर्ट करने की गवर्नमेंट को जरूरत है, स्पेशली जो मिड साइज के जो ज्वेलर्स हैं और जो छोटे साइज के ज्वेलर हैं, उनको बैंक लोन लेना है तो हमारा जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो हाई रिस्क जोन में आता है, तो उसके लिए भी उनको 100% क्या 150%, 200% तक की जो है ना कोलेटरल की जरूरत पड़ती है, तो उनको लोन में भी तकलीफ आती है। इसी तरीके से उनको व्यापार में जो है कोई तरह की सुविधा नहीं होती, जैसा कि हमारे एक मित्र ने अभी बोला कि MCX को लेके उनके बहुत लोगों के मन में शंका रहती है कि वो सट्टा करने जा रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं, जबकि ऑप्शन आज के दिन में हेजिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पिछले 10-15 साल में ये देख रहे हैं कि गोल्ड का रेट बढ़ते जा रहा है। तब तक तो वो सरवाइव कर रहे हैं, जो उनका स्टॉक था, मान लें कि 200 ग्राम का स्टॉक रहा हो और वो भाव बढ़ते चला गया। लेकिन अगर एज्यूम कीजिए कि गोल्ड कभी गिर जाए, आज मान ले लाख रुपए का भाव है और वो 1-2 साल 80,000 रुपया हो जाए या 90,000 हो जाए, तब क्या होगा? तब बहुत बड़ा इश्यू होगा, क्योंकि अभी तो उनका जो नुकसान होता है वो गोल्ड का रेट बढ़ जाता है तो वो अपने आप को कंफर्टेबल जोन में ले आते हैं। लेकिन जिस दिन अगर 2-3 साल गोल्ड का रेट ना बढ़े, एक ही भाव में रह जाए या गोल्ड का भाव कम हो जाए, तब आपको बहुत सारे डिफॉल्ट्स भी नजर आएंगे और इन सब डिफॉल्ट से बचने के लिए गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है छोटे ज्वेलर्स को टेक्निकली सपोर्ट करने का, उनका उनका जो ये है क्या नाम है ट्रांसपोर्टेशन है उसमें सपोर्ट करने का, बैंक का सपोर्ट करने का बहुत रिक्वायरमेंट है और यहाँ उनके पर लिए जी, तो क्लियरली यहाँ पे सरकार, सिस्टम और नीति, इनमें जो है हम तालमेल बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आपने यहाँ पर हमें हाईलाइट करके दिए हैं मनोज जी। साहिल, क्या वक्त आ गया है कि छोटे प्लेयर्स के लिए, खासतौर से अगर हम छोटे मझौले शहरों की बात करें, वहाँ पर जो छोटे कारोबारी हैं, प्लेयर्स हैं, उनके लिए अलग से नीति बननी चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होगा तो क्या बड़े प्लेयर्स इसके अगेंस्ट जा सकते हैं? तो अमृता जी, पहले हम ना इसको थोड़ा ये टॉपिक को एकदम ही चैलेंज को ना अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज आप देखेंगे हमारे पूरे मतलब विश्व में भारतीय नारियों का जो सम्मान हो रहा है क्योंकि उन्होंने सोना इन्वेस्ट किया है। सबसे बड़ी फाइनेंशियल एडवाइजर भारतीय नारियां रही हैं, सबसे बड़ी चीफ जीतने वाली आज की फील्ड में वो हैं। अभी आप समझिए, जो छोटा ज्वेलर जब पहले था, तो जैसे मेरा एक फैमिली जनरेशन ज्वेलर है, मैं 5th जनरेशन ज्वेलर हूँ, तो हमारे इधर क्या सिस्टम था, जब ये MCX और ये सब टूल्स नहीं अवेलेबल थे, तभी हमारे जो फोर फादर्स क्या बोलते थे कि आपके पास एक एक्स क्वांटिटी गोल्ड मैंने आपको काम करने के लिए दिया, आपने लगातार ये क्वांटिटी मेंटेन रखनी है। हाँ। आपने कभी भी ये नहीं कहना कि बढ़ गया तो सारा बेच दूं, घट गया तो सारा खरीद लूं, नहीं। आप अपनी क्वांटिटी, मतलब एक तरीके के हेज ही हमको सिखाते थे। आज की डेट में टूल्स अवेलेबल है तो डेफिनेटली छोटे वालों को भी हेज करना चाहिए, मैं यही मानता हूं। हमारे इधर क्या सिस्टम था, अभी हम अपने बड़ों से सीखे चले, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आज आपका 200 ग्राम सेल हुआ, आप सामने 200 ग्राम बाय कर लीजिए। आप ये नहीं वेट करिए कि कल घटेगा तो मैं वेट करता हूं या कल बढ़ गया तो नुकसान हो जाएगा, नहीं। तो ये सिस्टम पहले, क्योंकि तब कैपिटल भी कम होता था तो तब ये मैनेज होता था। आज की डेट में कैपिटल बिजनेस में ज्यादा होता है, आप सेम फॉर्मूला को बड़े स्केल में यूज करिए, आप MCX में हेज करिए, तो अपने आप को आप एक सेव कर लीजिए। डेफिनेटली हॉलमार्किंग एक चैलेंज है, सब कुछ एक चैलेंज है, लेकिन अगर समझिए कि ये एक बड़ा दुकानदार है, ये एक छोटा दुकानदार है, अगर ये बोलता है मैं हॉलमार्क बेचता हूँ, छोटा भी बोलता है मैं हॉलमार्क बेचता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप एक कंपटीशन में आ गए। Exactly. तो आपको सर्टिफिकेशन में एक कंपटीशन में आ गए। जब आप सामने वाले को बोल रहे हैं कि हम दोनों की रेस एक जगह से शुरू हो रही है, फिर तो आपकी मेहनत है, आप उसको आगे कैसे लेके जाते हैं। तो जितने भी चैलेंजेस है ना, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह, हाँ डेफिनेटली सरकार से ये तो हमारी गुहार रहेगी कि
क्रेडिट जो है ना ज्वेलर्स को अच्छे तरीके से मिले, क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे हम 6 मिलियन मतलब 60 लाख डायरेक्ट मतलब कारीगर के रूप में या किसी भी रूप में डायरेक्टली एम्प्लॉयड है। तो इतना बड़ा हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। इसके अलावा हमारे में 3 लाख ज्वेलर्स मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड ज्वेलर्स हैं 3 लाख ज्वेलर्स, जो कि बहुत बड़ी तादाद होती है और 6 से 8% हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो ये इंडस्ट्री का स्टेटस एक बहुत अलग तरीके स्पेशल तरीके से देखा जाना चाहिए कि इनको क्रेडिट भी आसानी से मिले, काम करने का तरीका मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है कि अभी आप ये समझिए कि जैसे आपके लिए एक नया घर लेना एस्पिरेशन है, आपके लिए नई गाड़ी लेना एस्पिरेशन है। आज की डेट में ज्वेलरी आदमी आउट ऑफ पॉकेट सीधा नहीं खरीद सकता, उतना कैपिटल है ही नहीं किसी के पास। तो लेकिन उसके अंदर एस्पिरेशन जुड़ा हुआ है, उसकी फैमिली में कल्चर में आया हुआ है। अगर गवर्नमेंट किसी तरीके से कंज्यूमर को जेन्युइनली मतलब जेन्युइन कंज्यूमर्स को कोई फॉर्मल पॉलिसी बना के कि भाई मिसयूज नहीं हो, एक क्रेडिट उनके लिए जनरेट कोई लाइन ओपन हो सके, तो डेफिनेटली आदमी का अपने आप ज्वेलरी खरीदने की तरफ भी ध्यान जाएगा, उसके घर में एसेट भी जुड़ता जाएगा। और मैं आपको ये बताऊं कि घर में जब जैसे हम पास्ट हिस्ट्री देखी, जब बैंकिंग इतना डेवलप नहीं था, जब भी हम देखते थे कि हमारी माताओं के पास या दादी के पास सोना होता था, तो उसकी वजह से जो घर के मेन होते थे और ज्यादा बिजनेस में रिस्क ले पाते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे पास कुछ है रेनी डे के लिए। तो ये जैसे ये सोना के साथ एक डुअल फायदा, आप लेंगे भी और आप में विश्वास भी जगेगा। तो इसे मैं कहता हूँ ये सब अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस पक्का रहेंगी, लेकिन कभी भी दो जन लेवल प्लेइंग फील्ड एक ही रहेगा। किसी को भी ऐसा अनफेयर एडवांटेज भी दिया नहीं जा सकेगा। मेरे को लगता है बोलेंगे तो जरूर, लेकिन कुछ इसका मतलब नहीं पड़ेगा। राइट। ओके, तो जिस तरह के चैलेंजेस है यहीं पे आपको मौके भी ढूंढने पड़ेंगे और उसके हल भी निकालने पड़ेंगे। पंकज जी, अब आपके पास मैं आ रहा हूं। जिस तरह से नया ट्रेंड और जो यंगस्टर्स हैं उनका जो टेस्ट है ज्वेलरी मार्केट में वो काफ़ी बदलता जा रहा है। वो हल्के और जो मॉडर्न डिज़ाइन है उसे पसंद कर रहे हैं। जो पुराने जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन रहते थे वो अब उनके ये से दिक्कतें हो रही है, वो उनकी डिमांड उस तरह की है नहीं। तो ऐसे में ज्वेलर्स के लिए क्या एक तो चैलेंजेस होता है कि रीस्टॉकिंग और डिज़ाइन पर हमेशा इनोवेशन करने का। ऐसे में छोटे ज्वेलर्स अपने आप को कहाँ फिट करते हैं, कैसे फिट बैठते हैं वो? देखिए विश्वनाथ जी, आज की तारीख में गोल्ड के प्राइस इतने हाई हो चुके हैं कि ऑलरेडी चाहे बड़ा ज्वेलर्स हो या छोटा ज्वेलर्स हो, सभी लाइट वेट ज्वेलरी ही स्टॉक में रखते हैं। और एक जमाना था जब एक इंसान नॉर्मली बोलता था कि 30 ग्राम की चेन या 50 ग्राम की चेन मुझे चाहिए। आज की तारीख में 10 ग्राम की चेन भी 1 लाख रुपए की आती है। और विगत अगर हम 5-10 सालों से बात करें तो मार्केट के अंदर बहुत लाइट वेट की ज्वेलरी ऑलरेडी आ रही है, और इधर 2-3-4 सालों में अल्ट्रा लाइट ज्वेलरी आ रही है। और नए नए इनोवेशन हो रहे हैं मार्केट में, नई नई एग्जीबिशन लगती हैं, नए नए प्रोडक्ट बनते हैं। तो प्रोडक्ट की कमी कहीं पे नहीं दिख रही है। इस समय कंट्री के अंदर बायर्स की कमी दिख रही है। जो बायर्स की सोच थी पहले के कोरोना से पहले तक, जो आपने देखा होगा कि जो महिलाएं लेडीज भी थी, अगर वो जॉब कर रही थी तो अपनी इनकम का वो 80% या 70% ज्वेलरी में इन्वेस्ट करती थी एज अ सेफ। लेकिन आज की तारीख में जो आज की यंग लड़कियां हैं जो जॉब कर रही हैं, उनको आईफोन या कपड़े यानी शौक पूरा करने में, लोग अगर 1 लाख की सैलरी है तो 70,000 रुपए वो अपने खर्च करती हैं और स्टॉक मार्केट वगैरह में भी वो इन्वेस्ट करती हैं। तो गोल्ड की धीरे धीरे जो बाइंग है गोल्ड ज्वेलरी की, वो लगातार कम हो रही है। लोगों का जो रुझान है, उनको और अदर एसेट्स मिल गए हैं जहाँ पे वो निवेश कर रहे हैं। तो लगातार ज्वेलर्स का बिजनेस केवल भाव की वजह से तो आपको ईयरली दिखेगा कि करोड़ों में सेल हो रही है, लेकिन अगर फिजिकल मार्केट में देखें तो अगर एक ज्वेलर की 100 ग्राम की पर डे की सेल थी तो वो आज कहीं ना कहीं 30 ग्राम के आसपास रह गई। पंकज जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ टैक्स नियमों को लेकर। जिस तरह के टैक्स नियम की चुनौतियों के बारे में मनोज जी बात कर रहे थे, इसको लेकर हम सरकार पे कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? आप भी एसोसिएशन चलाते हैं, तो क्या आप लोगों को जागरूक करते हैं, चाहे वो जीएसटी के फ्रंट पर हो या कोई भी टैक्स नियम या कैश के इस्तेमाल को लेकर तमाम मुद्दों पर, ताकि हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं लेकिन उसका हल क्या है वो हल आप लोग ही बताएंगे एसोसिएशन की तरफ से? ये करंट में 3% जीएसटी जो लग रही है, जब 2017 में जीएसटी आई थी तब 1% वेट होता था, एकदम से 3% हो गया। फिर भी क्या था, 25,000 का भाव था, 30,000 का लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, 900 रुपए 10 ग्राम। बट आज अगर देखें 1 लाख रुपए में 3% जीएसटी है। अगर एक इन्वेस्टर ये सोच ले कि मैंने 10 लाख की ज्वेलरी ली है, मैं उसको जब सेल करने आऊंगा मेरा 3% जीएसटी कट जाएगा, तो उसके दिमाग में आएगा ज्वेलरी परचेज नहीं करेगा। तो अपना तो कहना है सरकार को, जब इतनी हाई वैल्यू हो गई ज्वेलरी की, गोल्ड की, तो इनको जीएसटी मुश्किल से 1% करना चाहिए। और जहां तक तो इनको जीएसटी रिमूव करना चाहिए, क्योंकि एक एसेट है जो लोग निवेश के रूप में कर रहे हैं। पर वो क्या है, उनको गवर्नमेंट को ये दिखता है कि हम एज अ बिजनेस हो रहा है उसका, ज्वेलर्स उसको बेच रहे हैं, तो सरकार उसको जीएसटी के रूप में लेती है। बट अगर उसको इन्वेस्टमेंट, जैसे सोल्जन गोल्ड बॉन्ड था,
या ईटीएफ आते हैं, उसमें किसी प्रकार का जीएसटी नहीं है, तो लोग उसमें सोने में निवेश करते हैं। तो जो मार्केट है जहाँ पे लेबर इकोनॉमी, लेबर को लेबर मिल रही है, व्यापार मतलब कहने का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसको अगर बढ़ावा देना है तो इनको जीएसटी केवल नाम के लिए लेनी चाहिए, नहीं तो नहीं लेनी चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर जो गोल्ड ज्वेलरी लेके जा रहा है उसको मालूम है कि मेरा 10% ऑलरेडी कटना है। अब उसको ये लगता है कि मेरा 13% कटना है, 3% मेरी जीएसटी भी कट जाएगी। तो सरकार को जीएसटी है तो 1% करना चाहिए या उसे भी रिमूव करना चाहिए। मनोज जी, थोड़ा सा हम इंडस्ट्री की छवि पर भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हॉलमार्किंग जैसी चीज़ तो एक तरह से अच्छा ही है, लेकिन हर कोई जो है उनके लिए वो अभी भी चैलेंज है, खासतौर से अगर हम छोटे प्लेयर्स की बात करें। लेकिन उसे भी स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक यहाँ पर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, दूसरा नकली या मिलावटी गहने ये अभी भी सिरदर्द बने हुए हैं, और इसकी वजह से एज एन इंडस्ट्री और सेक्टर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी नाम खराब हो रहा है। हालांकि इसको लेके भी ये इशू कई बार रेस हो चुका है, कई बार कई तरह के प्रस्ताव भी सामने आ चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कदम या निष्कर्ष के तौर पे चीजें सामने नहीं आ रही हैं। फिलहाल क्या स्टेटस है इसको लेके? बात करें तो अगर सत्य बात मैं अपने दिल की कहूं तो हॉलमार्किंग फेल है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी योजना बनाई, उस पे हम लोगों के ने अपने चीजें बताई कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। बट क्या होता है जब 2-3 राय अलग अलग हो जाती हैं, तो आज मैं देख रहा हूं कि कुछ एक एसोसिएशन है जो आज भी चाहते हैं कि B2C यानी जो रिटेलर ज्वेलरी बेच रहा है उसके ऊपर HYD कराने की जिम्मेदारी डाल दी जाए, जबकि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते और शुरू से ही सरकार भी नहीं चाहती। लेकिन अभी होता क्या है, आप भी समझ रहे हो कि अगर कोई प्रोडक्ट राजकोट, मुंबई, दिल्ली या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सिटी में प्रोडक्ट अगर बन रहा है, अगर वो 1 किलो प्रोडक्ट है, 100 रिंग्स है, अगर वो वहीं पे HYD होके आ गई और वहां से सप्लाई होके नीचे किसी गांव तक भी अगर वो चली गई, तो सबको, देश की जनता को HYD किया हुआ स्टॉक मिलेगा, उसमें कहीं हेराफेरी नहीं हो पाएगी। लेकिन बहुत से लोग क्या, ऊपर का जो चैनल है वो विदाउट हॉलमार्किंग के या तो लोग मांगते हैं या विदाउट हॉलमार्किंग की ज्वेलरी बेची जा रही है बड़े स्तर पे, जो कि गलत है। अगर ऊपरी स्तर पे गवर्नमेंट ऐसा कर दे कि जो माल, जो ज्वेलरी बनेगी वो वहीं से ही, उस फैक्ट्री से ही HYD होकर निकलेगी, तो ऑटोमेटिक चैनल से ही ऊपर से लेकर नीचे तक फुल 100% HYD ज्वेलरी मार्केट में अवेलेबल होगी। अभी जो मुझे नॉलेज है या मुझे कह लीजिए कि कुछ चीजें मैं ओपन नहीं कर सकता, चीजें मार्केट में आ रही हैं तो विदाउट HYD मार्केट में खुला ज्वेलरी मिल रही है, जो कि गलत है। इस पे BIS को देखना चाहिए। हम लोगों ने अपने हिसाब से 1-2 बार BIS को लिखा भी है कि मार्केट्स में, होलसेल मार्केट्स में विदाउट HYD ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जो बाहर आ रहा है, जो गांव देहात के व्यापारी आते हैं, वो सामान जब लेने आ रहे हैं, अगर उनको HYD किया हुआ प्रोडक्ट मिलेगा तो निश्चित बात है गांव के ग्राहक तक HYD वाला स्टॉक जाएगा। लेकिन उनको HYD किया हुआ माल मिलता नहीं है। वो जब कहते हैं करवा दो, तब करवा के दिया जाता है। जबकि BIS का जो एक्ट है 2016 का, वो ये कहता है हमारे देश में कि विदाउट HYD किया हुआ स्टॉक आप अपनी दुकान पर नहीं रख सकते। पर देश में इसका पालन नहीं हो रहा है। ये सब जानते हैं, हम सब जितने ज्वेलर हैं, छोटे हो या बड़े, सब जानते हैं। तो इसमें मैं BIS की कमी कहूंगा। BIS की सख्ती केवल फॉर्मेलिटी, महीने 2 महीने में कहीं रेड होती है और वो भी एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है। जब तक डर नहीं होता है तब तक कोई भी सही तरीके से काम नहीं करता। और ज्वेलर चाहते हैं कि सही तरीके का स्टॉक रखें, बट क्या होता है जब एक ज्वेलर सही रखता है, बगल वाला बिना HYD का रखता है, तो लोगों को लगता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ भी बेचने को तैयार है। तो मेरा मानना है डिपार्टमेंट को सख्ती करनी चाहिए कि देश के अंदर विदाउट HYD स्टॉक, चाहे वो रिटेलर हो, छोटा ज्वेलर हो, बड़ा ज्वेलर हो या कोई भी हो, विदाउट HYD के नियमों को जो पालन नहीं कर रहा, उसमें सख्ती होनी चाहिए। सख्ती और मेरे ख्याल से जुर्माना या किसी भी तरह की सजा का यहाँ पर ऐलान होना चाहिए। लेकिन मनोज जी, आपका जवाब भी चाहेंगे इसी सवाल पर। हमारे PCR के कोलीग्स तो हमें कह रहे हैं कि बीवियां जो हैं अभी भी मायके में से ही गहने बनाना पसंद करती हैं, क्योंकि वहां पर सोने में मिलावट कम होती है, होती होगी लेकिन कम होती है। क्या कहेंगे? देखिए, मिलावट किस चीज में नहीं है? इंडिया के कौन से चीज में, कौन से सेक्टर में नहीं है? सोने में हजम नहीं होती सर, सोने में हजम नहीं होती। हर चीज में है, आपके मीडिया से लेके आपके रियल एस्टेट से लेके हर चीज में, हर जगह एक आध एप्पल गड़बड़ होते ही। दूसरी बात, सोने में आज के दिन में बहुत पारदर्शिता आ गई है और मुझे नहीं लगता कि पहले की तरह, जैसा मैंने आपको बताया, परसेंटेज जो है ना उसका बहुत कम हो गया। बहुत लोगों की धारणा भी है। अब पहले का आप देखते होंगे कि सोना काला पड़ जाता था, तो काला पड़ जाता था लेकिन वो ओरिजिनल 22 कैरेट होता था और लोग बोलते थे कि दुबई का सोना बहुत अच्छा होता है, इंडिया का सोना अच्छा नहीं होता। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि जो इंडिया का सोना होता तो एलॉय यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं मिलते थे पहले, जर्मनी वगैरह से इंपोर्ट नहीं होते थे।
तो जो इंडियन एलॉय बनते थे जो ऑक्सीडाइज होके काला हो जाता था। सोना तो सोना है, चाहे वो काला पड़ जाए या पीला रह जाए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि मैंने पर्सनली आज अपने आप को, मैं भी एक छोटे जो मीडियम ज्वेलर से आज एक लेवल पे ज्वेलर, हमारी कंपनी भी आज लिमिटेड हो गई है। तो हमारा जो बढ़े हैं हम लोग, ये अपने आप को अच्छे करते हुए आगे बढ़े हैं और मैं देख रहा हूँ पूरे देश में मेरा व्यापार है। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऑलमोस्ट हर अच्छे शहर में ज्वेलरी का बिजनेस करता हूँ। तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग कॉम्प्लायंट हो रहे हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं बहुत सारे लोग जो है हॉलमार्क ज्वेलरी पहले नहीं बेचते थे, सर्टिफाइड ज्वेलरी नहीं बेचते थे, वो सब अब बेचना शुरू किए हैं। कैश का कंपोनेंट बहुत कम हो गया है, डिजिटल पेमेंट बहुत बढ़ गया है। लेकिन आप रातों रात बोलेंगे कि जीरो से हीरो हो जाए पूरा, वो पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे जितने सेक्टर हैं उससे कहीं ना बेहतर जो है रिजल्ट जो है ज्वेलरी सेक्टर कर रहा है। और ज्वेलरी सेक्टर में काफी हॉलमार्किंग बेटर हुई है, काफी सर्टिफिकेशन बेटर हुई है, ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी है और इस ट्रांसपेरेंसी के वजह से ही हमारा बिजनेस बढ़ा है। जैसे पंकज जी बोल रहे थे, एक मिनट, पंकज जी बोल रहे थे कि हमारा जो व्यापार कम हुआ है वो कंपटीशन की वजह से। जैसे कि आज ट्रैवल एजेंसी जो है वो हमारा व्यापार लेके जा रहा है कि शादियां होती है, बहुत न्यू यंगस्टर हैं, जेन जी हैं, वो बोलते हैं कि हमको यूरोप घूमने जाना है, हनीमून पे यूएस घूमने जाना है या सिंगापुर घूमने जाना है, तो ज्वेलरी का बजट कम कर देते हैं। तो ऐसे व्हाइट गुड्स है, बहुत सारे मर्सिडीज लेनी है या दूसरी गाड़ियां लेनी है, इस सब चीजों के दिखावे के चक्कर में थोड़ा सा हमारा व्यापार कम हुआ है वजन के हिसाब से। लेकिन हमारी इंडस्ट्री बहुत ट्रांसपेरेंट हुई है पहले से। नो डाउट थोड़े एकाध एप्पल्स हैं 19-20, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं। लेकिन एवरी डे हमारा बिजनेस बेटर हो रहा है, ज्वेलर्स बेटर हो रहे हैं और यही रीजन है कि आज के जो यंगस्टर हैं स्टिल ज्वेलरी खरीद रहे हैं। इसलिए हम ज्वेलरी यंगस्टर के हिसाब से ज्यादा बनाते हैं। बिल्कुल, चैलेंजेस तो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ और चैलेंजेस की बात रह गई है जिसमें वर्कर्स, कारीगर की कमी, क्राफ्टमैनशिप अच्छे नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उस तरह के कारीगर भी अब नहीं मिलते, स्किल्ड कारीगर नहीं मिल पा रहे। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इन्हीं चैलेंजेस से निकलना है और ज्वेलरी मार्केट धीरे धीरे काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो रहा है। पहले के मुकाबले आप देखेंगे तो गोल्ड मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ रही है। जैसा साहिल जी भी कह रहे थे कि अब छोटे ज्वेलर्स अब बराबरी में वहाँ पे खड़े हो पा रहे हैं ब्रांडेड ज्वेलर्स के सामने, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड हॉल मार्किंग की सर्टिफिकेट है आपके पास। आज डायमंड आप खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन उसी समय खोल के, ऑन द स्पॉट खोल के चेक कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरत यही है कि लोग जागरूक रहे, ग्राहकों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और ये जिम्मेदारी बनती है एसोसिएशन की। हम सिर्फ सरकार पर ही इन जिम्मेदारियों को नहीं थोपे। एसोसिएशन की जिम्मेदारी है अपने ज्वेलर्स के, अपने मेंबर्स को एजुकेट करे और फिर आगे बढ़े। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त दिया इस खास पेशकश के लिए और हमारे छोटे ज्वेलर्स को गाइड भी किया। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए इस नोट पर इस पैनल को यही खत्म करते हैं, लेकिन अगला पैनल काफी दमदार रहने वाला है क्योंकि उस पर बातचीत होगी चांदी पर। चांदी पर बातचीत आपको सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो 100 के ऊपर जाने के बाद से अब कहा जा रहा है कि चांदी काफी अट्रैक्टिव हो गई है। क्यों है चांदी अट्रैक्टिव, अब आपको चांदी में क्या करना चाहिए, उस पैनल में चर्चा करेंगे। सिल्वर शॉपिंग में जल्द लौटते हैं।